हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अ, ये जो फ़ाइल है, अच्छा, ये जो सर की नोट्स की लेक्चर 4 वाली फ़ाइल है, तो चूँकि ट्यूटोरियल का टाइम बहुत मतलब लेंथी था थोड़ा, तो उसमें ये वाली चीज़ मैं डिस्कस ना कर सका, तो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ ये वाली फ़ाइल देख के फिर अगली क्लास में आ जाएँ, ताकि फिर वार सर वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएँगे। तो मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये जो एक्सरसाइज़ वगैरह, एग्ज़ाम्पल्स वगैरह कुछ थे। तो जो पहली प्रॉब्लम थी, मैक्सिमाइज दिस x1 माइनस x2, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ये वाले दिए हुए थे। तो इस वाली टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी होती है सारों को लेस देन और इक्वल टू में पहले कन्वर्ट करनी है। तो चूँकि ये वाली अगर आप देखें तो ये लेस देन और इक्वल टू नहीं है, और सही है, ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरी इक्वेशन जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस -1 से। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, तो ये आ जाएगी -x1 -5x2 लेस देन और इक्वल टू -4। सही है। तो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सारी इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 6x1 -x2 लेस देन और इक्वल टू 10, और इसके बाद नई जो इक्वेशन आ गई -x1 -5x2 और लेस देन और इक्वल टू -4, और जो लास्ट है x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 5। जो इक्वल्स हैं इसको इक्वल से रहेंगे, बस ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन है वहाँ पे प्लस इस करके प्लस प्लस को सिलेक्ट वेरिएबल करके इक्वलिटी में चेंज करते हैं। तो जो यहाँ पे की हुई है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दी x4, और दूसरे इक्वेशन में x5 सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया और इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दी। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, इसको टेबल में लिखनी है। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, टेबल की फॉर्मेट में लिखना है। टेबल की फॉर्मेट में किस तरह लिखनी है आपको सबको आती है। तो यहाँ पे -6 है तो -6 आ गया, ये इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आ गई, टेबल फॉर्मेट हो गई। इसके बाद का जो काम है वो असल काम है। अच्छा, ये टेबल जैसे फॉर्मेट हो गई तो फेज़ 1 हमारा स्टार्ट है। तो फेज़ 1 में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल में, ये होती है कि ये जो मोस्ट राइट हैंड साइड वाली जो कॉलम है ये देखनी है। सबसे पहले ये देखनी है कि इसमें कोई नेगेटिव नंबर है या नहीं। अच्छा, अगर इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, अच्छा इस केस में तो ए इसमें क्या होगा अभी भी बता देता हूँ आगे। लेकिन जब यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ना हो तो हमारा फेज़ 1 खत्म हो जाता है। फेज़ 1 मतलब ऑलरेडी फेज़ 1 हो चुका है उसमें। तो फेज़ 1 का हमारा काम होता है कि इस वाली जो राइट मोस्ट वाली जो कॉलम है, राइट हैंड साइड वाली जो कॉलम है, तो इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। जैसे ही इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ गए ऑपरेशन वगैरह करके, इसके बाद हम फेज़ 2 की तरफ जाएँगे। तो फेज़ 1 का काम यही होता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ना आ जाए। तो फेज़ 1 जैसे ही कंप्लीट हो गई, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आया, इसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि जो लास्ट रो है इसमें कोई नेगेटिव नंबर ना आए। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली एक डिफ़रेंस है, ये एक डिफ़रेंस है, इसके अलावा भी डिफ़रेंस है पिछले मेथड से कंपेयर करके। तो पहली डिफ़रेंस ये है कि सबसे फेज़ 1 में हम राइट हैंड वैल्यू की वाली कॉलम को देखते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं हुए, तो फिर फेज़ 2 की तरफ चलते हैं, फेज़ 2 में लास्ट रो को देखते हैं। अच्छा, तो इस केस में एक नेगेटिव वैल्यू है, राइट हैंड वैल्यू वाली जो कॉलम है इसमें नेगेटिव वैल्यू है। तो जब नेगेटिव वैल्यू हो गई तो फेज़ 1 हम करेंगे, और फेज़ 1 में हम करेंगे क्या, वहाँ पे हम क्या करते थे, हम कॉलम चूज़ करते थे नीचे लास्ट रो को देख के, लेकिन इसमें हम ये नहीं कर सकते। इसमें कॉलम की चॉइस हमारे पास है। तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कौन से कॉलम में नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये 2 कॉलम हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स हैं।
तो इन दोनों कॉलम में से कोई सा भी एक कॉलम आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब इन दोनों कॉलम में से जो बेस्ट कॉलम होगा वो चूज़ करेंगे, तो आपको इटरेशन कम करनी पड़ेगी, मतलब कम काम करना पड़ेगा और आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर आप बेस्ट वो मतलब जो बेस्ट कॉलम चूज़ नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई चूज़ करेंगे जो मतलब बेस्ट नहीं होगा, तो उससे हो सकता है आपकी इटरेशन ज़्यादा हो। आंसर सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन दोनों का सेम ही आता है। कोई भी चूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बेस्ट कॉलम चूज़ करेंगे तो आपको काम कम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो वो बेस्ट कॉलम चूज़ कैसे करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो चूज़ कर लें कि ये दोनों कॉलम हैं। अच्छा, मैं ये साइड वाली जो इक्वेशन है इनको रिमूव कर लेता हूँ। ये तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई कि ये वाली मैंने कैसे लिखा था, तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये दो कॉलम मेरे पास, ये दो कॉलम की चॉइसेस हैं। अब मेरे पास रो की चॉइसेस कौन सी होंगी, वो डिपेंड करता है, इसकी एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यह देखेंगे कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जो नेगेटिव नंबर है, क्या उसके कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों कॉलम में। अच्छा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं तो मतलब ये अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उनका रेशो लोगे पहले। अगर इनमें से एक भी जगह पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों रोज अगर लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव होती, यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो हम क्या करते, प्रॉब्लम को यहीं पे टर्मिनेट करते। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है और यहाँ पे कोई नेगेटिव आ ही नहीं रहा है। अगर इसकी इक्वेशन को मैं लिख लूँ x1 टाइम्स 1, तो ये x1 हो जाएगी, और प्लस 5 टाइम्स x2, और यहाँ पे 3 0 ये 0 ये प्लस x5 इक्वल्स टू -4। अगर आप देखेंगे यहाँ पे x1 x2 x3 ये तीनों हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू इनकी पुट करूँगा तो -4 कभी आ ही नहीं सकता, तो मतलब सिस्टम इनफिजिबल होगा। जब भी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो कॉलम है उसमें कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो उस रो में कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सिस्टम इनफिजिबल है, वहीं पे हम कंक्लूड कर लेंगे। तो चूंकि इस केस में हमारे पास आ रही है नेगेटिव नंबर्स, अच्छा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही वो ये दोनों आ रही हैं। अच्छा, और पहली, अच्छा उसमें चेक नहीं करेंगे। अच्छा, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कोई नेगेटिव हमने हमने ले लिया और यहाँ पे उस कॉलम में नेगेटिव आ रहे हैं, तो पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं अगर x1 कॉलम चूज़ कर लूँ, तो पहले पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने x1 कॉलम चूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इनका रेशो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई -1, ये 4 आ रहा है। अच्छा, और जो पहली वाली वो है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 6, इसका रेशो क्या आ रहा है, 10 डिवाइड बाई 6। पॉइंट्स हैं, एक मिनट कैलकुलेट कर लो। यहाँ आ रहा है 1.667, और जो लास्ट वो है 5 डिवाइडेड बाई 1, ये आ रहा है 5। अच्छा, इसमें पता है क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेगेटिव को अलग से कंपेयर करेंगे, जहाँ पे ये लास्ट कॉलम पे भी नेगेटिव है और ये वाली भी नेगेटिव है। अगर लास्ट पे नेगेटिव है, दूसरी जगह पे पॉजिटिव है, तो वो हम काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि रेशो नेगेटिव में आ रहा है तो वो लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव रेशो लेंगे। तो पॉजिटिव रेशो यहाँ पे भी नेगेटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आती है, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव आती है। तो जब नेगेटिव वाली आती है उनका अलग कंपेरिजन करते हैं, पॉजिटिव वाले का अलग करते हैं, फिर दोनों का साथ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे नेगेटिव वाली ये -4 है, ये -1 है, तो इन दोनों का रेशियो आ रहा है 4, और इसमें और कोई है ही नहीं, तो मतलब यही 4 ही हो गया। तो इस केस में अगर लेट सपोज यहाँ पे भी -5 होता और यहाँ पे भी -1 होती, तो इस केस में हम क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी रेशियो 5 ही आता। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, 5 और 4 इन दोनों का अलग से कंपैरिजन करते हैं, मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होती वो लेते, तो इस केस में 5 आ जाता, और इस 5 का मिनिमम और इन दोनों का फिर कंपैरिजन करते हैं, उनमें से मिनिमम लेते, तो इस केस में ये वाले हमारे पास वो आ जाती, रो हमारे पास आ जाती। तो चूंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो चूंकि हमारे पास ये वाली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास नेगेटिव वाली सिर्फ एक ही आ रही है, तो नेगेटिव एक ही नंबर है, एक ही में से मैक्सिमम चूज़ करना है, तो जाहिर सी बात है यही चूज़ होगी, तो 4 ही आ गया। और उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद ये करना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब तो सारे नेगेटिव में से मैंने मैक्सिमम चूज़ किए तो ये आ गया। अब इनमें से मिनिमम चूज़ करूँगा, तो इन तीनों में से जो मिनिमम आ रहा है मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब मेरा रो ये वाला होगा। सही है। तो कॉलम x1 रो, तो इसमें जो मेरे पास जो की एलिमेंट होगी, तो वो मेरे पास होगी ये वाली वैल्यू 6 हो जाएगी। अब देखो अगर 6 को मैं इस एलिमेंट को ले लूँ तो यहाँ पे पूरे रो को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन वगैरह आएंगे। और मतलब एक तो पॉसिबिलिटी है 6 को लेके आगे सोल्व कर लो, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई अगर हम कॉलम 1 को चूज़ कर लें। अच्छा दूसरी क्या है, अगर हम कॉलम 2 को चूज़ कर लें फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि 10 और -1 का रेशो निकालेंगे जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को हम लेंगे ही नहीं। इसके बाद -4 और -5 का रेशो लेंगे और ये 0.8 आ रहा है, और 5 और 5 का रेशो 1 आ रहा है, तो चूँकि नेगेटिव एक ही आ रहे हैं तो एक ही होगी, तो एक ही में से मैक्सिमम एक ही रहेगी, तो ये एक ही हमने लिख लिया। इसके बाद n में से कंपेरिजन करनी है, इनमें से मिनिमम लेना है, क्योंकि ये आ रही थी तो ये ले लिया। अच्छा तो यहाँ पे ये आ गई, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो इसलिए ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा तो हमारे पास अब दो चॉइसेस हो गई, यहाँ पर हम इसको मैं बाकी चीज़ों को रिमूव कर लूँ। अच्छा हमारे पास दो चॉइस हो गई, अगर हम कॉलम अच्छा कॉलम को छोड़ दें, या तो हम इस वैल्यू को लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस वैल्यू को पिवट करके सॉल्व कर सकते हैं, दोनों हमारे पास चॉइस है, दोनों कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे डिपेंड करता है कि दोनों में सिंप्लीफिकेशन किस में ज़्यादा कम होगी, तो क्योंकि इस केस में तो अगर इनमें से कोई भी 1 हो जाता है या -1 हो जाता है तो हम वो चूज़ कर सकते हैं फॉर श्योर, लेकिन इस केस में तो लार्ज नंबर तो कोई भी चूज़ कर सकते हो, तो इसने यहाँ पे -5 चूज़ कर लिया क्योंकि फ्रिक्शन जो आएंगे ना तो टर्मिनेट होंगे, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई मतलब 1/6 या टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटेड होगी, तो शायद इसलिए इसने ये वाली वैल्यू चूज़ करी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो इस तो ये एलिमेंट चूज़ हो गया, ये बात क्लियर हो गई, अब मेरे ख्याल में क्लियर होनी चाहिए। अब ये वाला एलिमेंट कैसे इसने चूज़ किया, तो ये एलिमेंट चूज़ हो गई, इसके बाद इस एलिमेंट को 1 करके इसके ऊपर नीचे सारे ज़ीरोज़ करने, तो इसने की हुई है नेक्स्ट टेबल में। अच्छा इसके बाद ये नई टेबल आ गई, इसके बाद अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखें ये जो लास्ट कॉलम है अभी इसमें नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं है, सारे पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। पहली टारगेट हमारी ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ना आए, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो हमारी टारगेट कंप्लीट हो गई, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब चलेंगे फेज़ 2 की तरफ, तो फेज़ 2 के लिए मैंने क्या कहा था कि हम रो को देखेंगे, तो इस रो में देखेंगे मोस्ट सॉरी नेगेटिव मोस्ट हाईएस्ट नेगेटिव नंबर कहाँ पे आ रही है, तो ये वाली आ रही है, इसमें फिर ये वही वाली कंडीशन जो हम पहले करते थे, तो यहाँ पे -6 और 5 ये वाली हो गई, और इसके बाद फिर हम रेशोज़ निकालेंगे, तो रेशोज़ हमारे पास बुक वाले ने अच्छी तरह कैलकुलेट की हुई है, तो रेशोज़ में 54/5 को डिवाइड करेंगे इससे, जो भी नंबर आ रहा है इसने यहाँ पे लिख लिया है, और यहाँ पे 1/5 सॉरी 4 और 5 डिवाइड बाई 1/5 तो 4 आ रही है, 1 डिवाइडेड बाई 0 तो ये लेंगे ही नहीं, डिवाइड बाई 0 है। अच्छा तो यहाँ पे ये दोनों आ गए, तो इन दोनों में से मिनिमम लेंगे, वही पुरानी वाली चीज़ है, फेज़ 2 सारा पुराना वाला है जो हम पहले करके आ रहे थे, तो इनमें से मिनिमम ये पहली वाली भी 1 पॉइंट समथिंग है और ये 4 है, तो इसलिए जो एलिमेंट होगा पिवट एलिमेंट, तो पिवट एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली एलिमेंट, इसलिए ये वाली इसने ली हुई है, तो इसको 1 करके इसके नीचे सारे ज़ीरोज़ करने हैं, तो ज़ीरोज़ करने के बाद मेरे को ये तो क्लियर है पुरानी वाली चीज़ें, तो ये हो गई, इसके बाद ये वाली टेबल आ गई। अच्छा इस टेबल में देखेंगे यहाँ पे लास्ट है, इसमें अब कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब फेज़ 2 भी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो अच्छा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब हम अपने ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट क्या होगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली 54/31, x2 की वैल्यू हो जाएगी 14/31, और x3 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट हो गया, और ऑप्टिमल पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली चीज़ आ रही है 40/31, तो बस इसमें सिंपल यही करना होता है, और हाँ ये बस यही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज p इज इक्वल टू दिस,
तो इसमें वही बात, पहला काम क्या होता है, सारों को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू में। तो इसमें अभी नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है कि स्लैक वेरिएबल ऐड करनी होती है। इसमें भी स्लैक वेरिएबल ऐड कर ली, और इसमें भी ऐड करनी है, और इसमें भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे इसमें सारे एक्स में लिए हैं। अगर आप एक्स से कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये ले लें, यहाँ पे S1 ऐड कर दें, यहाँ पे S2 ऐड कर दें, यहाँ पे S3 ऐड कर दें, और यहाँ पे ये जो 3 वेरिएबल हैं इनकी जगह S1 S2 S3 चाहे लग लें, कोई मसला नहीं है। तो कोई सी भी रख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए S1 S2 S3 रख के सॉल्व कर लिया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टेबल फिर इसके कोएफिशिएंट की टेबल बन गई, ये भी आप लोगों को आता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा? नेक्स्ट काम ये होगा जो मैंने पहले बताई हुई थी कि जो राइट हैंड साइड वाले जो कॉलम है, हमारा काम होता है वो पर्पज़ होता है फेज़ 1 का कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ना आए। तो यहाँ पे 3 ही नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह हम देख रहे हैं किस कॉलम में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये जो पहली कॉलम है इसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बाकी किसी में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट वाली हम काउंट नहीं करते, और पी वाली है ना, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसिक वेरिएबल वाली देखेंगे। तो एन में से किसी भी कॉलम में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कॉलम तो x1 ही होगा फॉर श्योर। तो इसके बाद हमें चूज़ करना है कि रो हमारे पास अब कौन सी होगी। सॉरी। अच्छा, हमारे पास कॉलम तो हो गई, कॉलम हमारे पास ये x1 वाली हो गई। और रो कैसे चूज़ करेंगे वो मैंने पहले बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। क्योंकि सारे नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों का पहले रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे रेशो क्या आ रहा है, -3 डिवाइडेड बाई -1, ये 3 आ रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 1 -1, ये 7 आ रहा है, और ये 5 आ रहा है। तो ये तीनों माइनस वाले हैं, ऐसा ही कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी माइनस है, वहाँ पे भी माइनस है। तो यहाँ पे तीनों का क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। देखो मैक्सिमम 7 आ रहा है, तो मतलब ये सेकेंड रो हमारे पास पिवट रो हो जाएगी, सॉरी पिवट रो हो जाएगी। अच्छा, तो क्योंकि आगे यहाँ पे एक भी पॉजिटिव होता तो हम क्या करते हैं, अगर मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर दूँ। अच्छा, ये सारे माइनस हैं, तो ये कैसे समझ में आ गया कि तीनों का मिनिमम ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूँ और इसको भी प्लस कर दूँ, तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो इन दोनों का रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। क्या करेंगे, इन दोनों में से मैक्सिमम ले लेंगे जो कि आ रहा है 7। इसके बाद क्या करेंगे, इसका रेशो देखेंगे। अब इसका रेशो क्या आ रहा है, लास्ट रो का 5 आ रहा है। अब इन दोनों वैल्यूज में से जो मिनिमम होगी वो लेंगे। सॉरी। अच्छा, इन दोनों से मिनिमम 5 है, तो इसका मतलब हमारे पिवट रो फिर ये हो जाती है उस केस में। सही है। तो चूंकि ये नेगेटिव है सारे, तो नेगेटिव ही लेके चल रहा है ये वो। तो इस केस में हमारे पास वो क्या आ गया था, ये हमारे पास पिवट रो हो गई थी, ये पिवट कॉलम, इसलिए ये वाली हमारे पास पिवट एलिमेंट हो गई थी। अच्छा, इसके थ्रू ऊपर नीचे सारे जीरोस कर लेंगे, वही वाला प्रोसीजर है। तो उससे क्या आ रहा है, ये नई वाली टेबल बन रही है। ये नई वाली टेबल बन रही है। तो इस टेबल में, अच्छा, तो फिर आप फिर से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अब कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो मतलब फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया। फेज़ 1 कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा, सही है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं, तो फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। फेज़ 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, फेज़ 2 में क्या करते थे, जो बॉटम वाली जो रो है उसको देखते थे। लास्ट रो, इसमें नेगेटिव नंबर, मोस्ट नेगेटिव नंबर ये थी, तो ये यहाँ पे टाई आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x6 shows that the problem is feasible but unbounded। ये पता कैसे चला, ये पता इस तरह चला कि अगर हम यहाँ पे, हाँ, अगर इसको मैं उस तरह समझा दूँ ज्योमेट्रिकली, अगर आप इस तरह यहाँ पे इसकी तरह ना करें, आप अपने जो पुरानी वाली आपकी थ्योरी है उस तरह लेके चलें, पे भी आपको एंड में पता चलेगा कि अनबाउंडेड है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये बता रहा है, अगर आप उस तरह करते हैं, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेते और एक चूज़ करके उसको
यहाँ पे की एलिमेंट निकल जाता है, रेशियोज निकाल के की एलिमेंट निकाल लेते, तो वही प्रोसीजर करके आप एंड में ऐसी जगह पहुंचते जहाँ पे आपको अनबाउंडेड का पता लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पता लग रहा है, इसलिए यहाँ पे यहीं पे टर्मिनेट कर रहा है कि आगे नहीं जा रहा है। अब सिर्फ कैलकुलेशन होगी, रिजल्ट तो फिर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली कह रहा है, तो चूंकि ये -2 है, ये -2 है और ये -1 है, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली कॉलम लेट सपोज चूज कर लूँ, तो ये वाली कॉलम चूज करने के बाद जो रेशियोज में निकालूंगा वो क्या होंगी, तो यहाँ पे x2 r, ये x2 की रेशियोज अगर मैं यहाँ पे निकालूँ कॉलम बना के, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई -1 ये लेंगे ही नहीं, 7 डिवाइडेड बाई लेंगे ही नहीं, 2 डिवाइड बाई 1 2 आ जाएगा, तो यही होगी। तो इसका मतलब हमारा पिवट एलिमेंट ये वाली बन जाएगी, सही है। अच्छा, अगर मैं x3 को वो ले लूँ, x3 कॉलम को ले लूँ, तो उस केस में क्योंकि ये भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों -2 हैं तो कोई भी ले सकता हूँ, तो इस केस में पहली जो रेशियो आएगी 4 डिवाइड बाई 1 ये 4 हो जाएगी, और 7 डिवाइड बाई 0 ये लेंगे ही नहीं, और 2 डिवाइड बाई 0 ये लेंगे ही नहीं। तो इस केस में जो रो होगी की एलिमेंट होगी वो ये वाली हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये देखें यहाँ पे अच्छा ये वाली वैसे बेसिकली कॉस्ट होती है एक यूनिट इंक्रीज करने की, जो एक यूनिट इंक्रीज करने की कॉस्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जब मैं यहाँ पे एक यूनिट इंक्रीज करूँगा, अगर मैं x2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी 2 आ रही है, क्योंकि पिवट एलिमेंट ही है तो यहाँ पे आउटपुट 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक यूनिट x3 की इंक्रीज कर लूँ, यहाँ पे इंक्रीज कर लूँ, तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ये 4 आ रहा है, तो इसकी ग्रेटर है, तो मुझे मतलब चूज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे देखूँ -1 है, तो -1 अगर मैं ये एलिमेंट ले लूँ अपना की एलिमेंट सॉरी रो कॉलम ले लूँ, और यहाँ पे मैं रेशियोज निकाल लूँ, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव आ रहे हैं, सारे नेगेटिव आ रहे हैं, कोई भी नहीं ले सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे जब मैं पिवट ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन होगी, जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगी नहीं कि इसकी जो वेरिएबल है और नेगेटिव है, मतलब ये आ रही है, तो और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं अनलिमिटेड मेरे पास चॉइसेस है, मतलब जितनी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसने इक्वेशन के थ्रू भी बताई हुई, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, अगर लिखी हुई नहीं लिखी हुई तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसने लिखी हुई भी, तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ये इक्वेशन निकाली है। ये इक्वेशन कैसे निकाला है, ये इक्वेशन इसने इस तरह निकाले हुए, अगर हम पहले कॉलम को पहले रो को ले लो, तो यहाँ पे अच्छा सबसे पहले तो नन पिवट कॉलम कौन कौन सी है, ये तो नन पिवट है, तो इसकी वैल्यू को मैं 0 असाइन करूँगा, और इसकी वैल्यू को भी 0 असाइन करूँगा, और इसकी वैल्यू को भी 0 असाइन करूँगा, इसको 0 असाइन नहीं करूँगा, x5 को 0 असाइन नहीं करूँगा, और इसको भी 0। अच्छा ये तो करनी नहीं है, इसी को हमें चेक करना है, और यहाँ पे x7 को इसको भी 0 नहीं करूँगा। मैंने चूज़ कैसे किया, क्योंकि मेरे पास बेसिक वेरिएबल ये आ रहे हैं, तो इनको 0 नहीं करूँगा, क्योंकि नन बेसिक को 0 करते हैं ना, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन जो आ रही है, पहली रो से अगर मैं इक्वेशन लिख लूँ, तो x1 टाइम्स 0 0 हो जाएगी, 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे x5 इक्वल्स टू सॉरी x5 माइनस x6 इक्वल्स टू 4। अच्छा, जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन से क्या मिल रही है, x1 माइनस, तो ये तो 0 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये भी 0, माइनस x6 ये लेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये x6 है इक्वल टू 7, और यहाँ पे 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे ये भी 0, यहाँ पे x7 माइनस x6 इक्वल्स टू 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास x5 इंक्रीज में कितना कर सकता हूँ, मैं अनलिमिटेड इंक्रीज कर सकता हूँ, जितना मैं इसको इंक्रीज कर लूँ, इसको मैं डिक्रीज करके बैलेंस कर सकता हूँ। तो मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ, इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ, मतलब जितनी एलिमेंट है जितनी वो है प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इस तरह आप इस तरह जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इन्फिनिटी को पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट बनेगा, अगर कोई भी, जैसे सर ने एक एग्जांपल कराई थी, अगर कोई इस तरह का कोई वो बन गया था, तो यहाँ पे ये वाले सारे रीजन बन गए थे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा था, तो बेसिकली यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट भी वही बनेगा, मतलब इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाती, तो अनबाउंड इसने इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। तो अच्छा, यहाँ पे फिर ये इक्वेशन निकाली हुई है,
यहाँ पे कहेंगे एस एक्स को जैसे ही इन्फिनिटी पे अप्रोच करूँगा तो पी भी मेरे पास इन्फिनिटी पे आ जाएगी, तो फेजिबल है लेकिन अनबाउंडेड है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया। अच्छा तो पहला तो काम वही होता है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको पहले कन्वर्ट करनी होगी लेस देन और इक्वल टू में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसको जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -x2 -2x3 लेस देन और इक्वल टू -2 आ जाएगा। फिर इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल यहाँ पे ऐड करेंगे, एक यहाँ पे लास्ट वाले में इक्वल है तो इसमें कोई सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे ही नहीं। सही है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास पहला सिलेक्ट वेरिएबल था, दूसरा। अब जिस नोटेशन से कंफर्टेबल है वो लिख ले। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, वो ये हुई कि लास्ट वाली जो रो थी, लास्ट वाली जो कंस्ट्रेंट थी, वहाँ पे कोई बेसिक वेरिएबल है ही नहीं। तो बेसिक वेरिएबल नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। सही है, क्योंकि रो तो तीन ही बनेंगे ना, तीन कंस्ट्रेंट रो तो तीन ही बनेंगे। तो लास्ट में कोई हम पहले क्या करते थे, जिस जिस कंस्ट्रेंट में कोई बेसिक वेरिएबल आ रहा है तो यहाँ पे वही बेसिक वेरिएबल लिखते थे। तो यहाँ पे तीसरे में कोई आ नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क लिख लिया अभी तक। तो इस वाली जब भी इस तरह की कोई केस होगी तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई बेसिक वेरिएबल लेके आना है हमें। तो इसका मतलब हमारे पास जो रो होगी वो यही होगी। तो रो हमारे पास सिलेक्ट होगी, तो ये वाली रो होगी। अब कॉलम चूज करनी है, तो कॉलम कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास x1 x2 x3। क्यों, क्योंकि तीनों में नेगेटिव आ रही, तो कोई सा भी कॉलम, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, इस नेगेटिव को नहीं देखेंगे, इस नेगेटिव को नहीं देखेंगे हम, सारे कॉलम में कोई ना कोई नेगेटिव आ रहा है। अच्छा इसी को देखेंगे, सॉरी सॉरी। अच्छा यहाँ पे कोई तीन नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब कोई सा भी एक कॉलम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर चूज कौन सी करेंगे फिर डिपेंड करता है रेशोस में। तो सॉरी, इन वैल्यूज़ की वजह से हम कॉलम ये तीनों चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नॉन बेसिक यही तीनों आ रही है ना, वो तो दोनों बेसिक हैं, वो तो चेंज नहीं करनी, तो नॉन बेसिक कॉलम लेनी है बेसिकली। तो यहाँ पे ये यही तीनों कॉलम है, तो यही इसलिए इन तीनों में से कोई एक चूज़ करनी है। तो इन तीनों में से कौन सी होगी डिपेंड करता है रेशोस पे, पहले निकाल लेते हैं। 2/1, तो यहाँ पे इसने कोई सा भी आप ले लें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मैं देख रहा हूँ कि बेस्ट कॉलम कौन सी होगी, तो तीनों का रेशो निकाल लेते हैं। 2/1 ये 2 हो जाएगी, तो ये लेंगे ही नहीं 1। तो जब कॉलम 1 ले लूँ तो मेरे पास जो, अच्छा मैं ये रो चूज ही क्यों कर रहा हूँ, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें रो तो ऑलरेडी बताई है, रेशो निकालते हैं रो निकालने के लिए, तो सॉरी। तो ये रो तो निकालने की जरूरत, रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कॉलम कोई सा भी पे ले लो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसने ये पहला ली हुई, आप कोई सा भी ले लें फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो आप पे डिपेंड करता है, कोई सा भी ले लें। तो रेशो निकालते बेसिकली रो चूज़ करने के लिए, क्योंकि हमें रो तो ऑलरेडी बताएगा, रो तो हमें यही चूज़ करनी है। तो बस कॉलम चूज़ करना है, कॉलम तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव नंबर होता है तो वो चूज़ कर ले, तो यहाँ पे टाई आ रहा है ना, तीनों सेम ही है, तो आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने पहला कॉलम चूज़ कर लिया, तो पहला कॉलम चूज़ करके जो एलिमेंट आ गई वो ये वाली आ गई, इसको पिवट करके ऊपर नीचे सारे जीरोस कर दिए। तो ज़ीरो करने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई। अच्छा यहाँ पे आ गए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी होगी, हम ये यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर वो देखने हैं। अच्छा पहले तो क्वेश्चन मार्क को हमने रिप्लेस कर लिया ना, बेसिक वेरिएबल आ गया। अब हमने फेज़ 1 की तरफ चलते हैं, तो फेज़ 1 के जो स्टार्टिंग थी हम क्या करते थे, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ना आए। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो मतलब फेज़ 1 हमें कंटिन्यू करनी है, अगर नहीं आ रहा है तो फेज़ 2 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे ये एक चीज़ ये चेक करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इस राउंड में कोई ना कोई तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए। तो इस केस में आ रहा है, तो मतलब ये भी चीज़ हमारी हो गई। अगर नहीं आ रहा होता तो इनफिजिबल होती। अच्छा तो इसके बाद चूज़ करेंगे कि कौन सी कॉलम में नेगेटिव है, तो इस वाले कॉलम में नेगेटिव नंबर है, इस वाले कॉलम में भी नेगेटिव नंबर है, तो इन दोनों कॉलम में से चूज़ कौन सा करेंगे। अच्छा और रो कौन सी चूज़ करेंगे, तो वो अभी करते हैं। अच्छा तो मेरे पास चॉइसेस, मैंने कहा आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब सोल्यूशन सेम ही आएगा, लेकिन आप चूज़ कौन सी करेंगे जो आपको बेस्ट वो
बेस्ट हो, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज मैंने x2 वाली कॉलम चूज़ कर ली, ये वाली कॉलम चूज़ कर ली, अगर ये वाली कॉलम जब मैं चूज़ करूँगा तो यहाँ पे रेशोज़ अगर मैं निकाल लूँ तो x2 की रेशोज़ 1/1 ये 1 आएगा, -2 डिवाइड बाई -1 ये -2 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई ये भी 1 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये तो माइनस वाली एक ही है, तो एक में से मैक्सिमम एक ही आएगी, तो 2 आ गया। अब n में से मिनिमम कौन सी होगी, तो n में से मिनिमम एक ये वाली है और एक यहाँ पर, मतलब इन दोनों में से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो बुक ने ये वाली चूज़ की है, आप कोई सा भी कर सकते हो। अच्छा, ये वो वाला कैसे, जब मैंने x2 वाली कॉलम चूज़ कर ली थी, अगर मैं x3 वाली कॉलम चूज़ कर लूँ और जब मैं x3 वाली कॉलम चूज़ कर लूँ तो इस केस में रेशोज़ अगर मैं निकाल लूँ, x3 के रेशोज़ निकाल लूँ और 1 डिवाइड बाई 2 ये 0.5 हो जाएगी, और -2 डिवाइड बाई -2 ये 1 हो जाएगी, और ये 1 डिवाइड बाई ये भी 1 हो जाएगा। तो ये तो -1 है, -1 में से मैक्सिमम, सॉरी 1 में से मैक्सिमम एक ही नंबर है, तो 1 ही आएगा। तो आप देखेंगे इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है, इन तीनों में से मिनिमम ये वाला बन रहा है, 0.5 है, तो इसलिए जो एलिमेंट होगी हमारे पास ये वाली बन जाएगी फिर। अब आप चूज़ करेंगे कि ये -2 अगर मैं ले लूँ, ये ले लूँ या फिर ये भी ले सकता हूँ। ये 3 ऑप्शन हो गए। तो ये तो नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मुझे फ्रैक्शन के साथ डील करना पड़ेगा, तो ये वाली ऑप्शन में नहीं ले सकता। तो इन दोनों में से कोई भी ले ली, तो इसलिए बुक ने तो ये ले लिया, माइनस ऊपर वाली 1 ले ली, तो आप कोई से भी ले सकते हो। तो इस तरह इसने ये 1 ले लिया। अच्छा, इसको 1 करके तो ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे सारे ज़ीरोज़ कर लिए। तो आगे चलते हैं, ज़ीरोज़ करके पे ये वाली टेबल आ गई। अच्छा, इस वाली टेबल में एक मज़े की चीज़ होगी कि यहाँ पे लास्ट वाली, इसमें अभी भी नेगेटिव नंबर है, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया। मैंने पहले क्या कहा था, जब लास्ट रो में किसी भी कोई भी एलिमेंट नेगेटिव है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसी रो में कोई ना कोई एक नेगेटिव नंबर आना ही चाहिए, जो कि इस रो में नहीं आ रहा है, इसमें सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब अगर मैं इस रो में जो इस रो से जो इक्वेशन बन रही है वो लिख लूँ, x4 प्लस x5 इक्वल्स टू -1, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। x4 x5 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे -1 तो आ ही नहीं सकता, तो मतलब सिस्टम फेजिबल नहीं हो, इनफेजिबल होगी। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर लेंगे, आगे चलेंगे ही नहीं। अच्छा, इसने भी इनफेजिबल है, और यहाँ पे इसने यही रीज़न दी हुई है, तो इस तरह आप ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होता था कि ये सारी, अच्छा ये लास्ट वाली नहीं है, ये दोनों हमें पहले कन्वर्ट करनी है लेस देन इक्वल टू में, तो मान के साथ मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और इसमें सिलेक्ट वेरिएबल इन दोनों में सिर्फ ऐड हो जाएगी। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे टेबल इसने बनाई हुई है, तो मेरे ख्याल टेबल तो समझ में आ गई होगी अब आपको। अच्छा, तो पहला काम हमारा क्या होता है कि कॉलम चूज़ करनी है, तो नेगेटिव कौन से कॉलम यार इसमें आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले रो तो हमारा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कोई वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल लेके आना है, तो यहाँ पे इन दोनों कॉलम में से कोई भी एक कॉलम चूज़ कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़े, तो अगर सेकंड कॉलम चूज़ करोगे तो इस नंबर से डिवाइड करने के बाद तो कुछ फ्रिक्शन वगैरह से डील करनी पड़ेगी, तो एक स्टेप और इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए ये वाली एलिमेंट इसमें डायरेक्टली ले, इससे सिंप्लीफिकेशन कम होगी, तो डायरेक्टली आप इस कॉलम को पिवट कॉलम बना के नीचे सारे ज़ीरोज़ कर सकते हो। तो ये वाला कॉलम लेके इसमें सॉल्व की हुई है, तो यहाँ पे दूसरी टेबल आ गई, फिर वही ऑपरेशन करके आई है। तो इसमें यह लास्ट जो कॉलम है इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो मतलब फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो फेज़ 2 की तरफ चलेंगे, तो फेज़ 2 के लिए नीचे वाले रो में मोस्ट नेगेटिव नंबर देखते हैं, तो इस केस में कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं, क्योंकि मतलब फेज़ 2 ही हमारा ऑलरेडी सॉल्व है। तो यहाँ से हमें ऑप्टिमल पॉइंट मिल जाएगी कि x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 15, x2 की, x3 की वैल्यू 34, और x4 चूँकि बेसिक वेरिएबल था, और x2 की वैल्यू क्योंकि नॉन बेसिक है तो उसकी वैल्यू 0, तो ये ऑप्टिमल पॉइंट होगा, उस पर जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली आ रही है। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू, तीनों वैल्यू ऑपरेटर फंक्शन में पुट करके देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू आ भी नहीं है या नहीं।
अच्छा, तो बाकी भी एग्जैक्टली सिमिलर ही इसी तरह ही है। तो आई गेस आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, आइडिया हो गया कि एलिमेंट कैसे चूज़ कर सकते हैं लोग, कॉलम कैसे चूज़ कर सकते हैं। बस बाकी आप लोग देख लेंगे इसी तरह ही होंगे। फिर इसके बाद तो फिर से आर्टिफिशियल वेरिएबल चूज़ होगी और सर फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो फिर आज के लिए यहीं तक ख़त्म कर लेते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।